यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। आज हम लेकर आए हैं नोवेल इन इकोनॉमिक्स 2020। हाँ जी, 2020 के नोबेल पुरस्कार जो हैं इकोनॉमिक्स के घोषित हो चुके हैं। नोबेल पुरस्कार मिला है इकोनॉमिक्स का इस साल पॉल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट बी विल्सन को। हाँ जी, 2 लोगों को मिला है। क्यों मिला है इसकी पूरी डिटेल हम देखेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज इसका डिटेल एनालिसिस जो है हम यहाँ पर देखेंगे। हाँ जी, साल 2020 के नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दे दिए गए हैं, मिले हैं पॉल आर मिलग्रो और रॉबर्ट बी विल्सन को। इनको मिला है ऑक्शन थ्योरी यानी नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए और नीलामी के नए तरीकों के आविष्कार के लिए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार तब दिया गया है जब पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यदि बात करें तो सबसे ज्यादा मंदी जो है इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में ये नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स का अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ जी, इन्होंने बताया क्यों? इन्होंने बताया कि नीलामी जो है, एक ऑक्शन जो है वो किस तरीके से, क्योंकि ऑक्शन थ्योरी के लिए मिला है, तो नीलामी कैसे काम करती है, यानी एक मूल्य जो निश्चित है लेकिन अंत में सभी के लिए समान है। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी एंटिक आइटम है, उसका मूल्य शुरू में या स्टार्टिंग में क्या होता है? अनिश्चित होता है। एक बेस प्राइस जरूर हम मेंटेन करते हैं कि इसको हम 40,000 से इसकी बोली शुरू करेंगे, 50,000 से शुरू करेंगे, कुछ भी एक बेस प्राइस कहीं कहीं होता है, लेकिन मूल्य अनिश्चित होता है कि उसका क्या होगा। लेकिन अंत में एक फाइनल जो होता है, सबसे ऊंची जो बोली होती है वो फाइनल हो जाती है और सबके लिए वो समान होती है। जो भी उस फाइनल बोली को जो है वो पूरा कर सकता है, उसका जो है वो वस्तु हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी वस्तु की बोली 40,000 से लगाई गई और अंत में 4 लाख पे जाके वो फाइनल हुई। तो ये शुरू तो हुई थी अनिश्चितता से, लेकिन अंत में सभी के लिए वो बोली क्या होगी? समान। जो भी 4 लाख रुपए दे सकता है वो ले जाए। तो उन्होंने यही डिस्कस किया, यही बताया कि नीलामी जो है वो काम कैसे करती है। ऐसे वस्तुओं और सेवाओं के लिए उन्होंने नए नीलामी प्रारूपों को तैयार किया जिन्हें पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो उसको हम पारंपरिक तरीके यानी वही खुली बोली लग रही है, बोली लगाई जा रही है या बंद बोली लग रही है, कोटेशंस जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जिन्हें हम पारंपरिक तरीके से नहीं बेच सकते। इसके लिए उन्होंने जो है नई नीलामी के प्रारूपों को बताया। उनकी खोजों से दुनिया भर के विक्रेताओं को, खरीदार को, करदाताओं को, यानी ऐसे लोग जो कि नीलामी में कोई वस्तु विक्रय करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, खरीदार जो नीलामी की वस्तु को खरीदना चाहते हैं, और ऐसे करदाता जिनका नीलामी की वस्तु से रिलेटेड जो होते हैं, तो उनको इस प्रकार की खोजों से अत्यधिक लाभ हुआ है और इसी के लिए उनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हालांकि यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि एक जो नीलामी है या खरीद है उसका परिणाम 3 कारकों पर निर्भर करता है, जो कि उन्होंने बताया कि भाई कोई भी जब नीलामी की जाती है तो उसका 3 कारकों का उस पर इफेक्ट होता है। पहला, जिसको उन्होंने डिटेल में बताया, उन्होंने बताया कि नीलामी के नियम क्या होंगे या प्रारूप क्या होंगे, उसका जो है प्रभाव पड़ता है नीलामी पर। यानी यदि बोलियां खुली हैं या बंद हैं, फॉर एग्जाम्पल सबके सामने लगाई जा रही हैं या फिर बंद हैं, कोटेशन उनके लिए भेजी जा रही है, या फिर नीलामी में प्रतिभागी कितनी बार बोली लगा सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 5 बार, या फिर विजेता अपनी बोली का किस कीमत का भुगतान करता है। मान लीजिए 4 लाख में बोली पूरी हुई है तो वो अभी वर्तमान में कितना भुगतान करेगा, बाद में कितना भुगतान करेगा। ये सब नीलामी के नियम, ये प्रारूप जो होते हैं वो नीलामी को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, उसके परिणाम को जो है वो प्रभावित करते हैं या उसके एक मुख्य कारक है। इसके साथ साथ दूसरा है सबसे ऊंची बोली, यानी नीलामी की गई वस्तु से संबंधित है। यानी जो सबसे ऊंची बोली लगाई गई है, क्या वो बोली सबके लिए समान है? क्या उस वस्तु का महत्व सबके लिए समान है? फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक चश्मा है या कोई बैट है, उसकी नीलामी की जाती है, तो क्या वो जो बैट है वो मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जो किसी दूसरे के लिए है? तो इसी तरीके से जो है ये जो वस्तु है उसका महत्व सबके लिए अलग अलग है, उसी हिसाब से जो है वो सबसे ऊंची बोली लगती है। तो ये भी नीलामी को प्रभावित करता है कि कोई भी वस्तु किसी के लिए कितनी ज्यादा महत्वशील है। इसके साथ साथ अनिश्चितता की चिंता, यानी वस्तु के मूल्य के बारे में जो विभिन्न बोली लगाने वाले हैं उनके पास क्या जानकारी है। कहीं उनके पास कोई जानकारी नहीं हो,
हो सकता है जिस बैट के बारे में बोली लगने वाली है, मैं जा रही हूँ, बहुत आधी अधूरी सी जानकारी है, अनिश्चितता है, चिंता है, तो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आप बोली नहीं लगा पाओगे। तो उन्होंने कहा कि जिसको इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी है, जिसके लिए जो जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से बोली लगाई जाती है। तो ये जो बोली है, नीलामी है, ये जो खरीद है, उसका परिणाम जो है इन 3 मुख्य कारकों पर डिपेंड करता है, ये उन्होंने बताया। तो हमने देखा कि नीलामी सिद्धांत का उपयोग करके ये समझाना संभव है कि ये 3 कारक बोलीदाताओं के रणनीतिक व्यवहार, ठीक है, और इस प्रकार नीलामी के परिणाम को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो हमने देखा कि ये जो 3 कारक है, उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर अब हम समझ सकते हैं किस तरीके से वो जो एक बोलीदाता है वो किस तरीके से व्यवहार करता है और फाइनली उस नीलामी का परिणाम क्या निकलता है, उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसको जो है ये नीलामी सिद्धांत डिटेल में बताता है। और ये 3 कारक उसके ऊपर मुख्य रूप से निर्भर करते हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया कि नीलामी को कैसे डिजाइन किया जाए जितना संभव हो सके अधिक उसका उतना अधिक मूल्य मिले, यानी उस नीलामी को, यानी मान लो बैट या कोई चश्मा या कुछ भी जो नीलाम होने वाला है, उस नीलामी को कैसे डिजाइन किया जाए जिससे कि उस वस्तु के अधिक से अधिक मूल्य जो है प्राप्त हो सके। इसका आविष्कार, इसके लिए क्या प्रारूप होगा, इसके लिए क्या सिद्धांत होंगे, उन सब का आविष्कार जो है इसके अंतर्गत किया गया है। देखिए कई बार जो क्वेश्चन आपको आता है वो ए बी के जगह 1 2 3 4 फिर आपसे पूछा जाता है पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा है, पांचवा। तो इसके लिए ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो उसकी डिटेल एनालिसिस जो है हमने यहाँ पे की है, जिससे कि एक समझ जो है डेवलप हो सके। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये पुरस्कार किसको मिला है प्लस ये क्यों दिया गया है उसकी डिटेल एनालिसिस आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसकी एक समझ जो है आप में डेवलप हो गई होगी। थोड़ा सा हम देख लेते हैं पॉल आर मिलग्रोम के बारे में और रॉबर्ट बी विल्सन के बारे में। इन दोनों को जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार इस साल दिया गया है। ये दोनों ही जो हैं वो अमेरिका में पैदा हुए हैं और वर्तमान में यूएसए में अभी जो है पढ़ा रहे हैं या प्रोफेसर हैं, ठीक है। कई बार जो नोबेल पुरस्कार जिनको मिलता है उनकी पुस्तक के बारे में, उनकी बुक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है डिस्कवरिंग प्राइजेस, जो कि पॉल मिलग्रोम ने लिखी है। और इसमें जो है वो नीलामी की प्रक्रिया इन सब के बारे में अच्छे से जो है बताया गया है। देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसे तकनीकी रूप से स्वीरिजेज रिक्सबैंक प्राइज कहा जाता है। टेक्निकली अगर देखें तो इसका नाम नोबेल इन इकोनॉमिक्स नहीं है, इसका नाम है स्वीरिजेज रिक्सबैंक प्राइज। यह अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है 1969 से। हालांकि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हो गई थी जब शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जिसे कि स्वीरिजेज रिक्सबैंक प्राइज कहा जाता है उसकी शुरुआत 1969 से हुई है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार का थोड़ा देखते हैं तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रस्ट को दे दिया था, जिससे कि उस धनराशि का जो उपयोग है वो मानव जाति के हित में किया जा सके। सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो शांति के क्षेत्र में दिया गया 1901 में। हालांकि वर्तमान में मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। हाँ जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि नोबेल पुरस्कार को लेकर, तो हमें पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो है वो मुख्यतः 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। और इन विभिन्न क्षेत्रों में ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसको डिफरेंट जो सोसाइटीज हैं, कमिटीज हैं, संस्थान है वो प्रदान करती हैं। तो यदि हम भौतिकी और रसायन विज्ञान की और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इनको जो है ये वाला जो प्राइज है वो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज जो है वो प्रदान करती है। इसके अलावा चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, साहित्य का स्वीडिश अकेडमी और शांति का नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति जो है इसका नोबेल पुरस्कार के लिए जो है वो चयन करती है, ठीक है। ये नोबेल पुरस्कार देती है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि कितने भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार अभी तक जीता है। हाँ जी, 10 भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जो है वो जीते हैं, जिसमें से 5 भारतीय मूल के हैं और 5 जो हैं ऐसे हैं जिनको जो पूरी तरीके से जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त है।
सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद सीवी रमन जी को दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को मिला वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में। उन्होंने पता है कि चाइल्ड लेबर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय मूल की यदि बात करें तो हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को भौतिकी के क्षेत्र में, बीएस नॉयपॉल को साहित्य के क्षेत्र में और वेंकट रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, और अभिजीत बनर्जी जिनको लेटेस्ट 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, दो अन्य लोगों के साथ 2019 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जो इकोनॉमिक्स के छात्र हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले साल ही इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार एक भारतीय को दिया गया है, भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स को लेकर पूछा जा सकता है। यानी हमने देखा कि भारत में अब तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले दिया गया अमर्त्य सेन जी को 1998 में। वो पहले ऐसे एशियाई थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला इकोनॉमिक्स में, ठीक है। 1998 में इनको मिला वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अकाल के लिए, गरीबी, लोकतंत्र, स्त्री पुरुष असमानता, सामाजिक मुद्दों आदि के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमर्त्य सेन इतना पॉपुलर नाम है और अभी जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अमर्त्य सेन की 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। एक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम और दूसरी है पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, ठीक है। तो दोनों ही अमर्त्य सेन की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद दूसरे हैं अभिजीत बनर्जी जो कि भारतीय मूल के हैं। उनको इनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो के साथ और माइकल क्रेमर के साथ 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए जो है पुरस्कार दिया गया, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनकी भी इंपॉर्टेंट कुछ बुक हैं जिनको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स और दूसरी बुक है पुअर इकोनॉमिक्स। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं अभिजीत बनर्जी के द्वारा रचित, जिसको लेकर जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो नोबेल इन इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत डिटेल में हमने आपको यहाँ पर बताया है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।